रहेगा। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज का हमारा विशेष बेहद दिलचस्प है क्योंकि हम बात करेंगे एसीबी की, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोई बड़ा खुलासा अभी नहीं किया है, बल्कि खुद विवादों के घेरे में है। क्या है विवाद, क्या है आरोप, इस रिपोर्ट में पहले समझते हैं। इस रिपोर्ट को देखेंगे। जमशेदपुर में एसीबी ने 14 नवंबर 2019 को जूनियर इंजीनियर एसपी वर्मा को गिरफ्तार किया। एसपी वर्मा के मकान से 2 करोड़ 64 लाख रुपए भी जब्त किए गए, लेकिन जिस कमरे से रुपए जब्त किए गए उस कमरे को चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम ने किराए पर ले रखा था। हालांकि रुपए पकड़े जाने के बाद से चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम लापता है। साथ ही इस पूरे मामले में एसीबी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो पैसे एसीबी ने बरामद किए वो 2 करोड़ 64 लाख नहीं बल्कि 10 करोड़ के करीब थे। तो आखिर कहां गए बाकी के पैसे? रेड के समय पहुंची आयकर की टीम को एसीबी ने वापस क्यों भेजा? ऐसे में एसीबी पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो सबसे पहले सुनिए पूरी कहानी मकान मालिक की जुबानी। घर में पैसा, लेकिन ये पैसा कैसा? ये पैसा भ्रष्टाचार का, पर ये पैसा किसका? एसीबी की रेड में मिले 10 करोड़ के आसपास, लेकिन सामने आए सिर्फ 2 करोड़ 64 लाख। अब तक एसीबी करती थी सवाल, अब खुद एसीबी पर सवाल। आखिर कहां गए बाकी के पैसे? क्या एसीबी ने गड़बड़ झाला किया? जी हां, मामला जमशेदपुर का है, जहां चुनावी मौसम में एसीबी की दबिश चर्चा का विषय रही। सबसे पहले इस मामले को समझिए एक बेटे की जुबानी। 10 बजे से लगभग 10 साढ़े 10 बजे से इन लोग उसको फ्लैट खुलवाएं और फ्लैट खुलवाएं एसीबी टीम, ठीक है, एसीबी टीम खुलवाएं और जो स्वतंत्र गवाह थे उनके सामने खुलवाएं। और खुलवाने का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। 10 साढ़े 10 बजे से इन लोग शुरू किए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग और लगभग शाम में 7 साढ़े 7 बजे तक इन लोग काउंटिंग किए, ठीक है। उसके बाद भी काउंटिंग चल रहा था। पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, मेरे सामने ही हुआ है। और जो अमाउंट है, ठीक है, जो उसमें अमाउंट रिकवर हुआ था और जो अमाउंट एक्चुअल था, दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। या मेरे हिसाब से देखिए, हम तो आपको ये बता दे रहे हैं कि कोई भी पैकेट उसमें खुला हुआ नहीं था, ठीक है। हर एक बंडल फुल 10 का बंडल डाल के और पूरा पॉलिथीन से रैप था, ठीक है। कोई बंडल खुला हुआ नहीं था। ये आप जब आप देखिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको इस मालूम चलेगा, ठीक है। इन लोग खोल के फिर काउंटिंग करना शुरू किए। लगभग 9 घंटे 10 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जो अगर आप एसीबी से मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअल कितना पैसा था, क्योंकि एक पैसा काउंट हुआ है और बंडल रखाते चला गया, तो आपको एक्चुअल फिगर वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से कम 4 गुना कम पैसा से कम नहीं था। एसीबी ने 2 करोड़ 64 लाख के साथ सुरेश वर्मा को गिरफ्तार तो किया, लेकिन ये पैसा कहा गया कि वीरेंद्र राम का था। लेकिन वीरेंद्र राम आज तक पूरे सीन से बाहर है। यहां तक कि इस रेड में सिर्फ 2 करोड़ 64 लाख रुपए सामने आए, जबकि सुरेश वर्मा के बेटे ने कहा कि उनकी आंखों के सामने वहां करोड़ों रुपए थे। इस चीज को उस टाइम तो ऐसा कंडीशन कर दिया था, 14 तारीख को जिस दिन फादर को अरेस्ट किया था, तो मेरे घर में आया, मेरे घर से मतलब मॉम अकेली थी, फादर को लाया नहीं घर में। मॉम को आया कि हम लोग पकड़ लिए हैं आपको तलाशी लेना है। घर से 10-10 रुपए का नोट भी लेके चला गया था। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का नोट ले गया था। ज्वेलरीज सारा मम्मी का खुलवा के ले गया था। सारा कुछ ज्वेलरीज जो भी पहनी हुई थी वो भी खुलवा के ले गया।
ज्वेलरीज का रिसीव जो दिया है हम लोग को, ठीक है, जो भी दिया है, जो जब्ती सूची में दिया है, एक्चुअल में तो वो हम लोग को मिला है। हम 10-20 का आपको सारा कुछ जब्ती सूची दिखा देंगे आपको, सारा कुछ। 10 रुपये का नोट भी जिक्र है, 20 रुपये का नोट भी जिक्र है। एक पैसा घर में नहीं छोड़ा था इन लोग, सब कुछ लेके चला गया था। सारा प्रॉपर्टी पेपर ले गया, फादर का जितना इनकम टैक्स पेपर था सारा कुछ ले गया, ठीक है। हम लोग सब अब फिर से वापस जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फिर वायसाधिक संपत्ति में भी इन लोग क्वेश्चन किया है। अगर गलत हुआ है तो ऐसा जरूरी है, क्योंकि कानून की आंखों पर अगर पट्टी बंधी है तो कानून के आगे सब बराबर होने चाहिए। चाहे सुरेश वर्मा हो या उनका परिवार हो, चाहे वीरेंद्र राम और उनका परिवार हो, या फिर एसीबी। कि हम एसीबी के 2 ऑफिसर से बात किए, ठीक है, जो मेरे घर में आके मेरे सामने बैठ के बात किए। तो उसमें 2 ऑफिसर में हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि 3 महीने से, ठीक है, 3 महीने से वो जो है, जो ये पूरा ट्रैप जो है ये पूरा हो रहा था आपके पापा के खिलाफ। और एक ऑफिसर बताया कि वो ऊपर वाला पैसे के चलते आपको फादर को ट्रैप किया गया। मतलब वो जो पैसा किसका था बता रहे? वीरेंद्र कुमार राम का जो पैसा था, ठीक है, उनके चलते आपको ट्रैप किया गया। 7 बजे लगभग अचानक मेरा दरवाजा नॉक किया गया। हम दरवाजा खोले तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बोले हम एसीबी से आए हैं और आपके घर का तलाशी लेना है। हम तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए, बोले ऐसे कैसे कोई तलाशी ले सकता है, क्या है। फिर भी बोले नहीं, हम लोग चाबी दीजिए, आप अलमारी का चाबी दीजिए। घर में घुस गए, बहुत सारे लोग थे। अब काउंटिंग तो हमको याद नहीं कि कितने लोग थे, लेकिन बाद में जो लोग अपना टीम में लिख के रखे उसमें 14 लोग का बात है कि 14 लोग थे। और आ करके पूरा घर का मतलब बुरा हाल कर दिया, सारा तहस नहस करके। और जब अब हम अकेली औरत, उनके साथ कोई महिला पुलिस भी नहीं थी, तो उस वक्त हम और मेरे पति बस 2 ही लोग यहाँ रहते हैं। मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, तो उस वक्त कोई था भी नहीं घर में। जो रेंट में एक और आदमी था वो भी वो एफएसटी ड्यूटी में ही, उसका भी ड्यूटी लगा हुआ था, वो भी घाटशिला में अपने ड्यूटी पे था। तो फिर हमको मेरे घर के तलाशी सा मतलब लेने के बाद ये लोग जिद करने लगे कि आप ऊपर दिखाइए, ऊपर वाले भाड़ेदार को बुलाइए। तो हम बोले उन लोग तो ड्यूटी गए हुए हैं, या जिसका है वो ना दिखाएगा, हम कैसे दिखाएंगे। तो नहीं, तो आपको दिखाना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे हम भाड़ेदार का घर दिखा सकते हैं। तो ताला तोड़ने का भी प्रयास किए उन लोग, लेकिन ताला नहीं टूटा। तो फिर एक तो टीम बुलाए और आकर के उसको सील कर दिया। दोनों ही घर कम सील कर दिए। और करीब 10:30 बजे फिर से आई टीम और आलोक रंजन आया और वही ताला खोला, जो सील था वो दरवाज़ा खोला, अंदर का बेडरूम का दरवाज़ा खोला। और सारा उन लोग वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं। एसीबी की टीम वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है उस चीज़ का, लेकिन हम लोग अभी मांग कर रहे हैं तो कोई उपलब्ध नहीं कराया गया है और उसका जिक्र भी नहीं है कहीं। अगर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों के जवाब एसीबी को देना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं तो सवालों का जवाब वीरेंद्र राम को भी देना चाहिए। न्यूजीलैंड भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो आप सोच सकते हैं किसी राज्य के लिए क्या होगा कि जिस पर भ्रष्टाचार मिटाने की जिम्मेदारी है एंटी करप्शन ब्यूरो पर, उस पर खुद अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एसपी वर्मा के परिजनों ने जिस तरह से बातें बताई हैं, पैसा बहुत ज्यादा था, कम बताए गए। इस पूरे मामले में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम फरार है। फरार का मतलब इस मामले से फरार है। उनसे पूछताछ नहीं हुई, ना ही उनसे पूछा गया कि कहां से पैसे आए, किसके पैसे थे। शायद पॉलिटिकल रसूख की वजह से उनसे फिलहाल पूछताछ नहीं हुई। तो वीरेंद्र राम भी कटघरे में है और एंटी करप्शन ब्यूरो भी कटघरे में है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी का, अभिषेक भारती का, जिनके साथ खुद एसपी वर्मा मौजूद है। अभिषेक, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसका काम है करप्शन मिटाना, उस पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं और बहुत बड़े आरोप हैं ये। बिल्कुल शारिफ, कुछ भी बोलने से पहले एक शेर याद आ रहा है मुझे कि मेरा घर ऊंची इमारतों से ढक गया, कुछ लोगों ने मेरे हिस्से की धूप चुरा ली। कुछ यही एसपी वर्मा जो साहब मेरे साथ हैं उनके साथ भी हुआ है। सारी बात हम दर्शकों को बताएंगे। हालांकि अभी जो आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें काफी कुछ साफ हो गया होगा। अभी मैं ठीक उसी जगह हूं। अमूमन दर्शक मुझे मेकअप में और उस जगह पर स्टूडियो में बैठे हुए देखते हैं, लेकिन चूंकि ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है,
सवालों के दायरे में वही विभाग है जिस विभाग पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है। और जब मामला इतना बड़ा हो जाता है, इतना संगीन हो जाता है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और उसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए फिलहाल मैं जमशेदपुर में हूं, उसी जगह पर हूं जहां पर उस दिन रेड पड़ी थी। 14 नवंबर 2019 झारखंड के लिए वो चुनावी मौसम था, चुनाव चल रहे थे झारखंड में, और उसी दौरान एक रेड होती है। उस रेड में एक इंजीनियर है, उन इंजीनियर को पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि 2,64,00,000 रुपए इस रेड में मिले। यहां तक अगर ऊपर से देखिए तो बहुत चीजें साफ लगती कि ठीक है भाई, रेड हुई, 2,64,00,000 रुपए के साथ पकड़े गए एक इंजीनियर, उनको जेल भेजा गया, सारी चीजें चलिए यहां तक साफ हो जाती है। पर तस्वीर कहां पर धुंधली हो जाती है। इस तस्वीर का धुंधलापन समझने के लिए सबसे पहले आपको उनके परिजनों का, जो सुरेश प्रसाद वर्मा है, वो तो उस समय मौजूद नहीं थे, वो तो गिरफ्तार थे, लेकिन उनके बेटे यहां पर मौजूद थे। तो जैसा कि अभी हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि 14 लोगों की एक सदस्यीय टीम एसीबी की, जिसमें कोई महिला नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, वो पूरी टीम घुसी, धड़धड़ाते हुए घर में घुसी, और जिस जगह पर घुसी, जिस जगह पर रेड पड़ी, सबसे पहले हम दर्शकों को वो जगह दिखा देते हैं कि ये घर है एसपी वर्मा का। 4,000 रुपए किराए में ये घर उन्होंने आलोक रंजन नामक शख्स को दिया। आलोक रंजन कौन? मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के चचेरे भाई। यहां तक सब चीज साफ हो जाती है। अब जब ये घर किराए पर दे दिया गया, आप देख सकते हैं कि ये घर है जिस रूम में रेड हुई। सबसे पहले हम दर्शकों को उस रूम में ले चलते हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि इस रूम में, अभी ये रूम बिल्कुल देखिए उसी तरीके से पड़ा हुआ है जिस तरीके से रेड के दौरान पड़ा हुआ था। आप देखिए कि सामान किस तरीके से बिखरा हुआ है। यहां पर साफ समझ में आ जाता है कि भाई यहां पर रेड हुई है। और अब हम दर्शकों को दिखाते हैं वो अलमारी, जिस अलमारी में रेड हुई थी। हालांकि आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वो अलमारी है, रेड हुई। इस अलमारी में जहां पर से पैसे निकले, ये जगह देखिए, इस जगह में से पैसे, कहा जा रहा है कि पैसे निकाले गए थे, जैसा कि एसपी वर्मा के बेटे ने हमें बताया। इधर पैसे थे, इधर भी पैसे थे, सारी चीजें थी। यहां तक सब कुछ समझ में आ जाता है। अब यहां पर हम आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिखाते हैं। ये देखिए, आलोक रंजन नामक जिस शख्स, जो वीरेंद्र राम के चचेरे भाई हैं, उनका सर्टिफिकेट यहां पर पड़ा हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी का ये एडमिट कार्ड है। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय धालभूम जमशेदपुर की तरफ से ये जाति प्रमाण पत्र आलोक रंजन का पड़ा हुआ है। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की तरफ से ये मार्कशीट उनकी पड़ी हुई है। सारे कुछ यहां पर पड़ा हुआ है, यानी अभी तक ये सारी चीजें यूं की यूं पड़ी हुई हैं, साफ देखा जा सकता है। अब इस चीज को शारिफ, एक सिंपल सा सवाल है कि एक शख्स है जिसने ये घर रेंट पे लिया, उस शख्स में जो मकान मालिक है उसका अलमारी कैसे हो सकती है? अगर आप ही ये मान करके चलिए कि एक घर अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उस घर में सारा सामान आपका होता है, उस रेंट वाले, या आप अलाउ करेंगे कि मकान मालिक भी उस घर में कुछ सामान रखे? मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन एसीबी ने यही माना। एसीबी ने माना कि रेंट पर घर था, आलोक रंजन ने रेंट पे लिया, लेकिन इस घर में जो अलमारी है, अलमारी के अंदर जो पैसे हैं वो मकान मालिक के थे। चलिए थोड़ा सा और हम दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद हम एसपी वर्मा की तरफ ये आएंगे। ये किचन है, यहां पर भी देखिए एक बैग है। इस बैग को देखिए, कहा जा रहा था कि ऐसे ऐसे कई बैग्स में भर करके और नोट आते थे उस दौरान। आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे बैग्स में भर करके और नोट लाते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम, चूंकि उस समय हमें अंदाजा नहीं था। ये बैकपैक आप देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इनके परिजनों से, सुरेश प्रसाद वर्मा के, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के कई बैकपैक्स जो हैं वो लगातार आते रहते थे, और अब जाकर के समझ में आता है कि असल में उसमें पैसे हुआ करते थे। अब सुरेश प्रसाद वर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम सुरेश प्रसाद वर्मा को सुनते हैं, समझते हैं। सुरेश जी, सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल यह है कि आपको रेड में फंसाया गया, ऐसा आप कहते हैं, आप मानते हैं, आप निर्दोष हैं, क्यों फंसाया गया? आप ही क्यों, कोई और कोई नहीं? सर, इसमें सर क्या है कि एसीबी की टीम सर साजिश के तहत हमको फंसाया सर। पहले से 2 साल पहले से नागेंद्र कुमार मंडल जो विकास मिश्रा जो एसीबी में पदस्थापित हैं, वो 2018 मार्च में मेरे यहाँ आए, फोन किए, कितना बार किए कि आपको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे होगा वैसे होगा, लन फन किए। अधिकारी नागेंद्र कुमार मंडल और विकास कुमार मिश्रा दोनों जो हैं, उनका फोन भी बराबर मेरे फोन पर आया, मेरी मिसेज के फोन पर, हमारे फोन पर आया। 29/3/2019 को फोन पहला मेरी मिसेज के, जो पटना में थी उस समय, और उन्होंने तो बराबर किए। इसके बाद सर जो है बराबर करने के बाद हमारे एरिया में नागेंद्र मंडल विकास में घूमते थे। हमारा लोग कहता था कि घूम रहे थे, घूमते थे, क्या करें। इसके बाद में उन्होंने देखा कि मतलब इनको कैसे फंसाना है,
तो एक सर जिला का 2 काम था जय माता दी का, एक 11 लाख का एग्रीमेंट था, एक सर 6 लाख का एग्रीमेंट था। उसमें हमने सर मई में पूर्ण करना था। एसीबी बहुत बड़ा ट्रैप सेट करके और आपको ट्रैप। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट सर हमको बोलने दीजिए थोड़ा। एक बात मेरे एक सवाल का आप जवाब जी जी। जब आपको ट्रैप किया गया जी ठीक है जी, तो क्या आपके पास से पैसे बरामद हुए? नहीं सर, हमको तो बाहर से एसीबी की टीम हाथ पकड़ा था, हमको मालूम है कौन पकड़ रहा है। देखे पुलिस वाला जो है, पुलिस वाला तुमको चलो बैठो गाड़ी में बैठा दिया। हम कभी गाड़ी में थे ही नहीं सर। और इसके बाद पैसा हम कभी नहीं करते कि आपको सीट के मैंने एथी मिला है, गाड़ी के सीट में मिला है, जबकि हम कुछ नहीं जानते सर। हम पर विरोध नहीं किए सर कि मैंने कुछ क्या करेगा, गाली धमका रहा था लोग, पूरा हाथ पे मेरा पूरा पैर छिला गया, सब चीज़ें हो गया। मेरा लगा कि हम गिर जाएंगे, तो हम कहा कुछ नहीं बोलेंगे। ये स्थिति आ गया था सर। इसके बाद में सर हमको बैठा के बरेली लेके गया था वहाँ। और इसके सर जो विकास कुमार मिश्रा जो हैं जय माता दी के थे, उनको गलत मतलब जो है करके साजिश के तहत मतलब उनको जो है अपने एथी में लाया कि यही आदमी जो है हम एसीबी के साथ मिलकर साजिश को साथ देगा। और उनको जो है बजाबते विकास कुमार मिश्रा 3 दिन से फोन करते सुबह से। हम एफएसटी के टीम में ड्यूटी थे, 6 से 2 हमारी ड्यूटी थी। कुचाई यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ ड्यूटी करने के बाद हमने चांडिल प्रखंड के 2 स्कीम के विजिट किए हैं। विजिट करने के बाद हम बोले कि हम आ रहे हैं। इसके बाद फिर भी हमको लगा कि क्यों बुला रहा है। उनका एक परमानंद मिस्त्री जो है, उनके रिलेटिव हैं, पहले भी फोन किए थे कि मेरा आदमी है, थोड़ा इनको देख लीजिएगा। तो हम गलत बिल नहीं बनेगा। वो स्कीम पूर्ण नहीं था। मेरे 3 महीना जेल जाने के बाद 3 महीना बाद 5/2/2020 को स्कीम पूर्ण हुआ, जिसमें मात्र 2 लाख 2.5 लाख का बिल बना है। और वो स्कीम को जो है कहता है कि हमको पूर्ण होने के बाद जो है हमको 7 लाख रुपया दिया गया, जबकि सर्टिफिकेट एसडीओ देते हैं। और उसका सर्टिफिकेट देने के बाद पेमेंट हुआ था, वही जून जुलाई में पेमेंट हुआ होगा। पूर्ण स्कीम नहीं था। फिर भी हमको जो ये करके एसीबी टीम द्वारा जो है हमको गलत ढंग से जो है हमको साजिश के तहत, क्योंकि पूर्व से उनको था कि उनका हम जो मांग था नागेंद्र मंडल का विकास कुमार मिश्रा आपको स्कीम किया गया। चलिए आपके बेटे भी हमारे साथ हैं, एक बार हम उनकी तरफ भी चलते हैं। बहुत सारे सवाल हैं एसीबी से आपके, बहुत सारे क्या क्या सवाल हैं? आप चूंकि उस समय आप मौजूद थे, जैसा कि आपने बता रहे थे कि भाई आपने देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन एसीबी की तरफ से आपने वो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी भी, लेकिन आपको दी नहीं गई। एफआईआर में भी कई त्रुटियां हैं जो आप बता रहे थे। सर भैया, सबसे पहली तो बात यह है कि मान लीजिए कोई बंदा कंप्लेन करता है तो उस कंप्लेन को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एसपी साहब ने उस पर लिखा कि इसमें जो भी पॉइंट लिखा गया वो वेरीफाई कीजिए। उसमें जितना भी पॉइंट लिखा गया सारे के सारे पॉइंट्स गलत है। पहला सवाल तो यही है, पहला सवाल मेरा यही है कि वहां पर पैसे कितने निकले थे? या देखिए, पैसे तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से मालूम चल जाएगा। 2 करोड़ 64 लाख ऐसा एसीबी करेगा। 2 करोड़ 64 लाख कितने? नहीं भैया, इतने नहीं। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए भैया। ठीक है, आपके पास कितने बैग्स थे? कुछ अंदाजा कितने बैग्स थे? 2 वीआईपीज थे, 6 पीछे वाले बैग्स थे। ठीक है, ये था 2 बड़े बड़े वीआईपीज थे जो आपको। तो आपको लगता है कि लगभग आपने ऐसा बताया कि 10 करोड़ के आसपास में रुपए होंगे? भैया मैं कोई फिगर नहीं बता सकता भैया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि उस पैसे से पैसे बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ। मतलब आपको ये लगता है ना कि एसीबी ने यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी उस दौरान से शुरू हो चुकी थी, पूरा एक प्लान करके और उसके बाद फिर स्कीम करके और इनको लपेटा गया है। तो लपेटा गया है मेरे फादर को। ठीक है, और मेरे फादर कहीं भी किसी भी प्रकार में दोषी नहीं है इस चीज में। ठीक है, ना उन्होंने कोई भी एसीबी का जो रूल्स है उसको फॉलो किया मेरे फादर के अरेस्ट में। ठीक है, ना उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दी, ना मेरी मम्मी को या मुझे किसी तरह से। आप एसीबी हेडक्वार्टर रांची गए थे? मैं एसीबी हेडक्वार्टर एक्चुअली काफी बाद में गया। काफी बार गए। ठीक है, एसीबी डीजी से मिलने की कोशिश की? मैंने कोशिश की, डीजी से मिलने की कोशिश की। मैंने उनको लेटर दिया, सब कुछ दिया, डीजीपी को भी लेटर दिया, डीजीपी ऑफिस भी गया मैं। तो मुझे एक्चुअली जो भी बात थी, पापा के साथ जो भी गलत हुआ था, मुझे इसकी बात की जानकारी नहीं थी कि स्कीम के बारे में, क्योंकि फादर का डिपार्टमेंट वर्क है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी रहती नहीं है। हम लोग कभी फादर के काम में इन्वॉल्व नहीं होते। तो फादर जब जेल से छूट के आए, उनकी मानसिक स्थिति तो बहुत खराब थी। उसके बाद लगभग 1.5-2 महीने बाद जब वो अस्थिर हुए, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ ऐसे से हुआ। काफ़ी पूछने के बाद, समझाने के बाद, तब जाके मुझे सारा कुछ मालूम चला कि ये फैक्टर है। तब मैंने पूरी जो पापा का बात था वो मैंने एसीबी टीम में रखी है। मुख्यमंत्री को भी मैंने लेटर लिखा है, डीजीपी को भी लिखा है, सबको मैंने न्याय की गुहार लगाई है। और हम तो यही चाहते हैं। यहाँ जो पैसे थे वो पैसे थे किसके? देखिए, आलोक रंजन इस घर में रहता था। मतलब वीरेंद्र राम के चचेरे भाई यहाँ रहते थे। ठीक है,
और आलोक रंजन यहाँ रहता था, और आलोक रंजन की जो भाभी थी, मतलब चचेरे भाई हुए तो भाभी हुई, मिसेस राजकुमारी जी, सी वॉज मतलब वो इलेक्शन लड़ने वाली थी। ये मुझे फादर के अरेस्ट के बाद मालूम चला, ठीक है, कि वो इलेक्शन लेकर के तो लक्ष्मण गिलुआ का एक बयान भी आया था कि गिलुआ का एक बयान भी आया था। एंड द थिंग वाज कि 15 को जब ये पैसा पूरा जब लेके गया एसीबी, तो वहाँ आयकर की टीम पहुंची हुई थी, बट उन्हें इन्वॉल्व होने नहीं दिया गया। अच्छा, यहाँ पर भी इनकम टैक्स की मेरे को ये खबर मिली, यहाँ पे आए थे शायद, हमको मालूम नहीं है, ठीक है, इस बात, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था, ठीक है, मैं ऊपर में था, तो मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि कौन आया यहाँ, कौन आया, मैं नहीं जाता था। बट मैं जब रेड के बाद वहाँ गया हूँ, ठीक है, एसीबी के सोनारी ऑफिस में, वहाँ पे इनकम टैक्स के ऑफिसर थे वहाँ पे, दे वर ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे, मेरे से बात करना चाह रहे थे, बट मेरे से उनको मिलने नहीं दिया गया। कुछ दिन बाद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आयकर की टीम को उसमें घुसने ही नहीं दिया गया, ठीक है। फिर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि डीसी को इलेक्शन कमीशन को देना था ये नोटिस, मैंने उसके लिए भी आरटीआई दिया, इलेक्शन कमीशन में भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। डीसी को मैंने लेटर दिया कि आपने ये जो पैसे पकड़ाए थे उसके बारे में क्या एक्शन लिया, उसकी आरटीआई की रिप्लाई मुझे नहीं मिली। तो कमाल की बात देखिए शारिफ, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज, आप हम इनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप समझिए कि जिस वक्त यहां पर एसीबी की रेड होती है, उसी वक्त इनकम टैक्स की एक टीम भी यहां पर पहुंची हुई थी। जैसा कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनको बताया था, ये रांची में जो एसीबी है उसके दफ्तर में पहुंचे हुए थे इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। ये एसीबी दफ्तर में एडीजी के पास जाकर के गुहार लगा के आ चुके हैं, लेकिन वहां से भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई है। कई जानकारियां इन्होंने एसीबी से मांगी, सूचना के अधिकार के तहत, वो अधिकार एक आम आदमी के पास है, लेकिन वो जानकारियां भी इनको नहीं मिली हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अभी हम आप लेंगे, और हमारे साथ कई पैनलिस्ट भी हैं, शायद उन पैनलिस्ट के पास भी हम चलते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम इनकी जो मां है उनसे भी, उनके भी कई सवाल हैं एसीबी से। लेकिन अभी फिलहाल आप पैनलिस्ट से एक सवाल पूछिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसा सुना है कि जिसके ऊपर दबाव है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, वही भ्रष्टाचार करे। 2,64,00,000 रुपए, जहां से लगभग 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए मिलते हैं, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए यूं गायब हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला है शारिफ। अभिषेक, स्पेशल 26 का क्लाइमेक्स याद होगा आपको, वैसे ही कुछ यहाँ पर सीन दिख रहा है कि एक मकान मालिक ने किराएदार को मकान दिया रहने के लिए, अलमारी उसको अपनी दे दी और अलमारी में पैसे भी उसको दे दिए कि तुम इसकी हिफाजत करो। एसीबी पर सवाल उठना लाजमी। अभिषेक, पूरी कार्रवाई के बाद हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। अभिषेक, उनका रुख करते हैं, पहले हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो से प्रदीप सिन्हा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। दोनों ही गेस्ट का हम स्वागत करते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले प्रदीप सिन्हा का रुख करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से एसीबी पे सवाल उठ रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो, करप्शन मिटाने की जिस पर जिम्मेदारी है, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, एसपी वर्मा को आपने सुना, उनके बेटे को आपने सुना, पहला रिएक्शन आपका क्या है? ये पूरी कहानी फिल्मी लग रही है। देखिए, मैं जितनी बातें अभी तक सुना हूँ आपकी रिपोर्ट देखने के बाद, और जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो रही थी, तो एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि कुछ तो दिख रहा है इसमें गड़बड़ है। लेकिन हर अभियुक्त ये कहता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनकी बातों की भी पूर्णतः जांच की जाए, और जो एसीबी रिकॉर्डिंग करके ले गई है, उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप पता करने की कोशिश करें कि आखिर रिकवरी कितने की हुई। अगर किसी ने वहाँ पर कोई किसी तरह की हेराफेरी की है और इनकम टैक्स की टीम को आने नहीं दिया गया, तो ये गंभीर विषय है, क्योंकि चुनाव के समय में जो भी सीजर होती है उसकी जानकारी इनकम टैक्स को भी देनी होती है। उसके अलावा चुनाव आयोग को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे लोगों को जानकारी देनी होती है। तो अगर जानकारी किसी लेवल तक नहीं दी गई तो ये भी चूक है, और किस मकसद से नहीं दी गई इसके भी जांच होनी चाहिए। और सारा कुछ, चूंकि अब आप जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने, अब वो जेल से बाहर आए हैं सुरेश वर्मा जी, और वो अपने पक्ष रख रहे हैं, तो सारी बातों पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हम भी यही चाहते जांच हो। विनोद पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज़11 भारत में। विनोद जी, जो सवाल आज हम उठा रहे हैं, एसीबी पर सवाल है, और सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, एसपी वर्मा के पुत्र और उनकी पत्नी का जो बयान आया, जिस तरह से आरोप लगा रहे,
कहीं ना कहीं एसीबी अब घेरे में नजर आ रही है। जो आरटीआई के थ्रू उन्होंने जानकारी मांगी एसपी वर्मा के बेटे ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी सूचना नहीं दी गई। आईटी की टीम वहां पहुंची थी, उसे अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। तमाम तरह की लापरवाहियां बरती गई और सबसे जो संगीन आरोप है वो आरोप यह है कि 2,64,00,000 बरामदगी की बात हो रही है, मगर उनके बेटे बताते हैं कि यह करीब 10 करोड़ रुपए थे। देखिए शारिफ जी, इस पूरे मामले को आप लोगों ने काफी नजदीक से देखा है और काफी गहराई तक न्यूज 11 की टीम पहुंची है और काफी तथ्यों को न्यूज 11 टीम के द्वारा सामने भी लाया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिन पे आरोप लगता है जी, चाहे वो वीरेंद्र राम जी हो या जो लोग भी इसमें संलिप्त हो, जो लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिनको जेल हुई है, या और भी जो लोग हैं जो सहयोगी हैं, वे सारे लोग धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। इसकी जांच भी चल रही है और जहां तक सवाल उठता है एसीबी के ऊपर में जी, तो मैं समझता हूं कि अगर ये आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है या जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर में आरोप लगता है या जो आरोपी होता है वो अपने आप को पाक साफ बताता है और सामने वाले को दोषी बताने का काम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है, ये गंभीर विषय है और निश्चित रूप से इस पर आगे हम लोग देखेंगे, सरकार इस पर ध्यान रखेगी और किस तरह से इस पूरे मामले को सरकार संज्ञान में लेती है, इस पर हम लोग सरकार से भी बातचीत करेंगे। विनोद जी, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये एसपी वर्मा के पुत्र का आरोप है और वो दस्तावेज अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए, मजबूती देने के लिए वो दे रहे हैं, जो आरटीआई के थ्रू उनको जानकारियां मिली हैं। नहीं शारिफ जी, मैंने वही बात कहा कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हों जी, वो सारे लोग सामने आ जाएंगे और आप देखेंगे कि जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी है, उसके बाद एक एक करके जिन लोगों के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे या जिन विभागों में भ्रष्टाचार की बू आई, सरकार ने कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद जी, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जमशेदपुर में पहुंचे हुए हैं, अभिषेक भारती, वो कुछ इनपुट्स दे रहे हैं। अभिषेक, कुछ जानकारियां दे रहे हैं आप या कुछ सवाल है आपका? बिल्कुल शारिफ, सवाल मेरा यही है, विनोद जी पर यह जिम्मेदारी और ज्यादा इसलिए हो जाती है और सवाल मेरा विनोद जी से ही है क्योंकि जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं, देखिए सवाल हमारी तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। सवाल जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है उनके कई सवाल हैं, एसीबी से सवाल हैं, लेकिन मेरा सवाल विनोद जी से इसलिए है क्योंकि जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं वो विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर इंटॉलरेंट रवैया अपनाते रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी अब मुख्यमंत्री के सामने आ जाती है कि इस परिवार को इंसाफ वो देंगे। हर बार मुख्यमंत्री ने यह साबित किया है कि भाई जमीन से जुड़े लोगों की फरियाद वो सुनते हैं। ये परिवार जो मेरे साथ फिलहाल यहां पर बैठा हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये दिखाएं। देखिए, एसपी वर्मा जी की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बेटे मौजूद हैं। अब आप सोचिए विनोद जी कि 2,64,00,000 रुपए एसीबी की तरफ से दिखाए जाते हैं और जबकि वहां पर जो शख्स मौजूद था वो साफ साफ कहता है कि भाई यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। एक अंदाजा है इनका। एसीबी क्या वो वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करेगी? क्या एसीबी उस वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाएगी? क्योंकि एसीबी के द्वारा ये नियम है कि जहां पर रेड होती है उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक नियम और कानून बताते हुए कुछ कागजात है मेरे पास, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, एसीबी के डूज एंड डोंट्स हैं। किन्हीं एम.बी. राव साहब ने इसे लिखा है, शायद ये नाम आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, जिसमें कि साफ साफ कहा गया है कि अगर एसीबी कार्रवाई करती है तो उसको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी हो जाता है। ये इस नियम में है। इस शख्स ने, ये जो शख्स जो मेरे साथ बैठा हुआ है, इसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है, जिसके बाद इसने पूरी रिसर्च की है, जिसका एक अंदाजा आप देख सकते हैं। पेन से घेर करके मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं विनोद जी, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या सरकार के सामने एसीबी लेके आएगी? पहली चीज। दूसरी चीज ये हो जाती है कि पिछले 6 महीने की बात कर लेता हूं, 7 महीने की बात कर लेता हूं, मैं तब से बात करता हूं जब से आपकी सरकार बनी है।
नो डाउट मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंट हैं, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय देने का जिम्मा भी आपके ऊपर है सर। ये परिवार फरियाद कर रहा है पिछले 6 महीने में। इनका एक बहुत लॉजिकल सवाल है कि क्या सिर्फ 2000 और 5000 रुपए लेने वाले ही घूस लेते हैं? क्या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो घूस लेते हैं वो बच जाएंगे? झारखंड के लोकायुक्त भी यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई छोटी छोटी मछलियों को तो एसीबी पकड़ लेती है, बड़ी मछलियों का क्या? झारखंड सरकार को इस मामले में कार्रवाई करके और एक नजीर दिखानी चाहिए। साहब क्या कार्रवाई होगी, ये परिवार आपसे उम्मीद कर रहा है। विनोद जी से ये सवाल लीजिए। शारिफ जी, विनोद जी, सवाल आप तक पहुंच चुका है। जी 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 सारिफ जी मैं 2-3 सवाल अभिषेक जी के द्वारा किया गया है और सीधे तौर पे ये सवाल हमसे है, चूंकि हम इस राज्य में सरकार में है, हमारे दल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। उन्होंने एक बात कही कि जब से हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य की सत्ता को संभाला है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने आप को साबित किया है, हर मोर्चे पे साबित किया है। जी। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से जो भी लोग इस मामले में हैं या अभिषेक जी के द्वारा जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। आज तक हेमंत सोरेन जी ने अपने आप को साबित किया है, सरकार ने आज तक अपने आप को साबित किया है और आने वाले दिनों में भी इस मामले में भी न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह से वर्मा जी के तरफ से ये बातें सामने आ रही है, एसीबी के ऊपर में सीधे तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने इसलिए पहले ही कहा कि ये गंभीर विषय है जी। और उनको भी न्याय मिलेगा और जो लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और जो लोग दोषी नहीं होंगे उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने पहले भी अपने आप को साबित किया है, आगे भी वो साबित करेंगे और ये विभाग, एक बात सही है कि ये माननीय मुख्यमंत्री के पास है और इसलिए ये विषय और गंभीर बन जाता है। सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी आपको अच्छे दिखेंगे। जी अभिषेक। विनोद जी ने ये बात बोली है, इस परिवार को जरूर थोड़ा सुकून मिला होगा। जाहिर सी बात है, देखिए जो वक्त इस परिवार पर गुजरा है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिसको इंसाफ देना था इस परिवार के साथ अन्याय ही उसी ने किया है। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक छोटी सी तस्वीर है, आप देखिए। ये महिला यहाँ पर बैठी हुई है, सुरेश प्रसाद वर्मा जी की पत्नी। ये बात नहीं, जिस दिन ये बात नहीं मान सकता उनके कान से सारे गहने ले लिए गए। हम तय नहीं कर सकते। 11 रुपए थे, वो 11 रुपए तक ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं जी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। पूजा की थाली से भी पैसा निकाल करके और एसीबी लेके चली गई। सबसे बड़ी विनोद जी, हम आपके पास लौटेंगे। एसपी वर्मा साहब की पत्नी कुछ कह रही है। जी अभिषेक जी, आप बात कर रहे हैं। जी जी, ये महत्वपूर्ण है शारिफ, ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सुनना बहुत जरूरी है, इनको सुनना बहुत जरूरी है। जब क्या हुआ, एसीबी की टीम आई, दरवाजा नॉक किया, मैं अकेली थी घर में, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं वाइफ हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड चूंकि उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो मैं अकेली थी घर में। घर दरवाजा नॉक हुआ, 14 लोग आए थे। सीधा अंदर घुस गए। हाँ। कोई महिला थी उनमें? नहीं, कोई महिला पुलिस भी नहीं थी, कोई साथ में कोई ऐसा कोई नहीं था। और उन लोग आए तो बोले कि हम लोग एसीबी टीम से हैं, आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है घूस लेते हुए, और आपके घर की तलाशी लेनी है और आप अलमारी का चाबी दे दीजिए, जो भी है आप दे करके और हट जाइए। हम उनको चाबी पकड़ाए अलमारी का, क्योंकि कुछ भी ऐसा हमारे पास नहीं है जो हम छुपाएं या हमको किसी तरह का दुराव छुपाव का जरूरत था। हम उनको चाबी पकड़ाए, उन लोग पूरा अलमारी खोले, घर अलमारी में रखा एक एक सामान पूरा फेंक के पूरे घर को अस्त व्यस्त करके नीचे में, क्योंकि हम नीचे में रहते हैं, ऊपर हमारा 2 और फ्लोर है, उसमें रेंट में लगा हुआ है था उस वक्त। तो अभी तो उनको कुछ नहीं मिला। आप ऊपर गई थी, जब ऊपर में वो आपके मतलब मेरी हालत तो इतनी बुरी थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बताइए आप, 14 लोगों मर्द के बीच में एक महिला क्या कर सकती है उस वक्त? क्या मेरी स्थिति ऐसी थी? मैं डायबिटीज की, किडनी की, पता नहीं क्या क्या मेरे पास बीमारी है। आज ये स्थिति है कि मैं 6 महीने से बेड पर पड़ी हुई है, मेरा ब्लड का हीमोग्लोबिन 5 हो गया है, ना खाना होता है, ना पीना होता है, ना और कुछ भी, मतलब हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर हमको किया जा रहा है। आज मेरे हस्बैंड को जब
15 दिन के बाद लाया गया रिमांड पे, उस वक्त हमको एसीबी ये चिट्ठी थमाता है कि आपको अंदाजा था कि आपके घर में ऊपर में लगभग जितने पैसे, चूंकि एसीबी बता रही कि 2 करोड़ इतने रुपए, जबकि हमारे पास पुख्ता जानकारी, तो आपको अंदाजा था? नहीं, कैसे अंदाजा होगा? कोई भी भाड़ादार अपने घर में क्या कर रहा है उसका अंदाजा मकान मालिक को कैसे होगा? एसीबी को लेकर के आप कुछ सवाल भी कर रहे हैं? हाँ, एसीबी से मेरा सवाल है कि एक तो मेरे पति को बेमतलब का गिरफ्तार किया गया, जब इनके पास से एसीबी के कथनानुसार ही, जो उनके लेटर है, प्री ट्रैप पोस्ट ट्रैप जो भी है, उसके अनुसार ही जब मेरे पति के पास से कुछ भी नहीं मिला, उनके पर्सनल से कुछ भी नहीं मिला, तो फिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया? पहली बात। दूसरी बात कि इतनी बड़ी टीम मेरे घर में क्यों आई? क्या हम आतंकवादी थे? 14 लोगों की टीम मेरे घर में क्यों आई? जबकि एसीबी के पहले जो है 2 पदाधिकारी जो बार बार हमको आकर धमकाते थे कि आप आके सेटलमेंट कर लो, आपके ऊपर आए किससे ज्यादा की चल रहा है कमाओ। हाँ, हाँ, मेरे घर में यहाँ पे आके खड़े होकर के एसीबी के अधिकारी, हाँ, और अपना वो आई कार्ड दिखाए कि हाँ, नागेंद्र कुमार मंडल और विकास मिश्रा। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई कोई ऐसा भी होता है। शारिफ, ये पॉइंट जितने पैनल बैठे हुए हैं ये सुने कि एसीबी के अधिकारी बाकायदा इस घर में आकर के और धमका के गए इन महिला को भी, जिसमें बाकायदा नाम भी बता रही है, नागेंद्र कुमार मंडल और विकास मिश्रा जी, बाकायदा नाम भी बता रही हैं कि ये लोग आकर के और धमका के गए। अभिषेक उनसे सवाल ये भी लीजिएगा, आप प्रदीप जी का सवाल है कि कोई जांच चल रहा है आसपास सीसीटीवी है, पेपर दीजिए, हमको कोई पेपर इशू होगा आयकर। बिल्कुल, ये सवाल जब मैं इनके पास आया था तो ये सवाल मैंने इनसे पूछा था। इन्होंने कहा कि उस वक्त जब ये कार्रवाई हुई उसके बाद इन्होंने सीसीटीवी फुटेज मतलब सीसीटीवी लगवाया था, उससे पहले इन्होंने सीसीटीवी नहीं लगवाया था बाकायदा। लेकिन हाँ, इन्होंने उसका बताया कि आप मेरे हस्बैंड के कॉल डिटेल्स अगर निकालेंगे, कॉल रिकॉर्ड्स निकालेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी, और इनके पास उसका स्क्रीनशॉट भी है कि बाकायदा कॉल आया था। इन्होंने ट्रू कॉलर में चेक किया तो वो नागेंद्र कुमार मंडल जो एसीबी के अधिकारी हैं, जिनका उसमें साइन है बाकायदा, जो एफआईआर और सत्यापन हुआ है उसमें नागेंद्र कुमार मंडल उनके साइन है बाकायदा। इन्होंने अभी हम दर्शकों को वो भी दिखाएंगे, तो उसमें बाकायदा नागेंद्र कुमार मंडल और विकास मिश्रा के साइन है। तो बहुत सारे सवाल हैं शारिफ, बहुत ही इन्फॉर्मेशन कर दूं कि जो मंडल और जो मिश्रा की बात हो रही है, जो पहले से आकर इनको सेटल करने की बात कहते थे, झारखंड पुलिस का किसी भी मामले को जांच करने के लिए जो पहला शुरुआत होती है उससे मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हैं कि उस दौरान उस समय कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा नेटवर्क उस एरिया में एक्टिव रहा था। तो क्यों इस बिंदु पे जांच नहीं हो रही है कि कार्रवाई करने से पहले एसीबी के ऑफिसर्स क्यों आरोपी के घर पहुंच रहे थे? बिल्कुल, और भी कहानी अभी और है शारिफ, आप सुनिए। फिर जब मैं उन्होंने कहा कि आप कानूनी रूप से जो आइए, आयकर विभाग की चिट्ठी दिखाइए हमको, तब हम मानेंगे कि ये किसी तरह का जांच हमारे ऊपर चल रहा है। और हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, मेरे पति, तो हमारा सारा जो विवरणी है आय का सारा कुछ जमा किया हुआ है, हम लोग कुछ भी अलग ऐसा नहीं है जो हम छुपा सके। अच्छा, चलिए एक सवाल मेरा ये है कि आलोक रंजन को आपने जब कमरा दिया था तो उस कमरे को लेने के लिए जिस तरीके से आप बता रही थी, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि वीरेंद्र राम, उनके पत्नी और कई और लोग आए थे, ठीक है। आप अभी बातचीत में ये भी बता रही थी कि कई बार ऐसा होता था, आलोक रंजन सूटकेस लेके आते थे, वीरेंद्र राम की पत्नी भी सूटकेस लेके आती थी, तो आपको उस समय अंदाजा नहीं हुआ कि भाई क्या चल रहा है? नहीं, वो बोलते थे ना कि हमारे घर में जब गेस्ट आएंगे तो हम लोग सोचते थे गेस्ट आए हैं, तो उन्होंने रूम लिया था। उन्होंने जब मैं बोली कि आपके 1/2 किलोमीटर के दूरी पर ही जब आपका अपना घर है तो आप मेरे घर पे क्यों रेंट पे लेना चाहती हैं, तो बोले कि नहीं, मेरे परिवार के ससुराल और मायके दोनों के पक्ष के लोग रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं और उस समय हम लोग को घर में सोने की जगह नहीं होता है या दिक्कत होती है, उस वक्त हमारे गेस्ट यहाँ पे आके रहेंगे। ऐसे हमेशा आलोक रंजन ही रहेगा ज्यादा करके, लेकिन जब गेस्ट आएंगे तो जब वो अटैची और बैग आता था तो हम लोग तो यही सोचते थे कि उनके गेस्ट के होंगे कपड़े या कुछ भी सामान, हम तो ऐसा नहीं सोच सकते ना कि उसमें पैसा भरा होगा, कोई ऐसा। अच्छा, बड़ा अजीब सा देखिए शारिफ, इस मामले की पेचीदगी को आप समझिए कि सुरेश प्रसाद वर्मा की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अमूमन होता यह है कि भाई कैश के साथ कहते हैं ना, रंगे हाथों भ्रष्टाचार का आरोपी गिरफ्तार, घूसखोर गिरफ्तार, तो उस दौरान बाकायदा वो पैसे होते हैं जिसमें वो कलर लगा हुआ होता है और ऐसी सारी चीजें होती है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई पैसा नहीं था जिसमें सुरेश प्रसाद वर्मा के हाथ के रंग लगा हुआ हो, या फिर सुरेश प्रसाद वर्मा पैसे लेते हुए गिरफ्तार किए गए हों। जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर की एक कॉपी मेरे पास है, आप देखिए कि इस एफआईआर में सबसे पहले तो आप देखिए
कि इसमें कहा गया है कि सुरेश प्रसाद वर्मा द्वारा पैसे लिए जा रहे थे, जबकि ऐसा सुरेश प्रसाद वर्मा भी बता रहे हैं और ऐसा उनके बेटे भी बता रहे हैं कि भाई ऐसा वो अगर पैसे ले रहे थे तो वो पैसे हैं कहां? जो पैसे, क्या उन पैसों में उंगलियों के निशान हैं? क्या पैसे लेते हुए पकड़े गए? इस एफआईआर में लिखा गया है कि एसीबी की टीम ने बाकायदा उनको स्पीकर पे वो बात कर रहे थे, स्पीकर पे सुरेश प्रसाद वर्मा चौक पर, जमशेदपुर के एक चौक पर बात कर रहे थे और पास में खड़ी एसीबी की टीम ने उसे सुन लिया। ये कार के अंदर बात कर रहे थे, कार के अंदर से चूंकि ये पकड़े गए हैं, ऐसा इस एफआईआर रिपोर्ट में कहा गया है, तो कार के अंदर वो स्पीकर में घूस देने वाले से बातचीत कर रहे थे और एसीबी की टीम कार के बाहर उसको सुन रही थी। आप सोचिए बहुत एक्टिव है अभिषेक, बहुत एक्टिव है एसीबी। अभिषेक 2 और 3 महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि पहला तो जब 14 लोग पहुंचे एसीबी की, एक भी महिला जवान उसमें नहीं थी, महिला अधिकारी नहीं थी। दूसरी बात जो बार बार हम अपने इस कार्यक्रम में दोहरा रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई थी, 50,000 रुपए से ज्यादा कैश लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी रकम पकड़ाई, चुनाव आयोग को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? आयकर की टीम पहुंची, उसे बेरंग वहां से क्यों लौटा दिया गया? पूरा मामला जो है इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एसीबी आखिर किसको बचाना चाह रही है या एसीबी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, खुद बचने की कोशिश कर रही है? शारिफ, एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि यहाँ पर पैसे दिखाए गए 2 करोड़ 64 लाख, तो बाकी के 8 करोड़ रुपए आखिर गए कहां? कौन खा गया उन 8 करोड़ रुपयों को? कौन से बड़े आदमी को बचाने की कोशिश? क्या एसीबी को मिले वो पैसे? अगर एसीबी को मिले तभी तो ये रिपोर्ट तैयार हुई है, यानी कि एसीबी को मिले ये पैसे। मैं नहीं कह रहा, ये परिवार कह रहा है भाई। जाहिर तौर पर अभिषेक लौटते हैं आपके पास, राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव जी का रुख करेंगे। राजीव जी, जिस तरह से पूरा मामला आप देख रहे हैं, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, आरोप भी आप सुन रहे हैं, संगीन आरोप है एंटी करप्शन ब्यूरो पर, जिसके कंधे पर करप्शन को मिटाने की जिम्मेदारी है, सरकार आपकी है, उम्मीद बढ़ जाती है? देखिए, निश्चित रूप से ये वो दौर नहीं है जब राज्य का डीजीपी जो है वो विधायक को सेट करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ रात के अंधेरे में विधायक के पति को धमकाने के लिए उसके घर में पहुंचता हो। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लगाने की डपोर संघ की घोषणा नहीं की जा रही है। जब से ये सरकार आई है तब से आपने देखा कि जितने भी मामले आए हैं उसमें संजीदा तरीके से काम हो रहा है और जहां पर भी जानकारियां मिलती है, निश्चित रूप से वो दौरे जहां और भी था, ये दौर अलग है। ये यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई हुई है वो अंजाम तक पहुंचने वाली है और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं। हालांकि मामला सब जुडिस है और जितनी बारीकी से आप जांच कर रहे हैं, वो एविडेंस की बात हो रही है, सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो वो टेलीविजन चैनल पर वीडियो रिकॉर्डिंग तो शायद एसीबी शायद न दिखा पाए, लेकिन ये मामला, चूंकि आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी डीपली जाकर के इस पूरे मामले की तहकीकात की है और पूरी कहानी ऊपरी तौर पर जो देखने में पता चल रही है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड फिल्म की पूरी कहानी लग रही है। जाहिर तौर पर लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें उसके जद में जो लोग भी आएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी महागठबंधन सरकार। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कोई समझौता नहीं होगा भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होगा। अभिषेक, जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि कोई समझौता नहीं होगा, तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जो दस्तावेज एसपी वर्मा साहब के पुत्र ने इकट्ठा किए हैं वो मजबूती देता है उनके आरोपों को। बिल्कुल सही बात है शारिफ, मजबूती देता है। देखिए, उम्मीद की किरण जगी है और उम्मीद है, इसी कारण से ये फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि ये फरियाद कर करके इनकी आंखें पथरा गई है। मैं आपको, प्रदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, देखिए, लक्ष्मण गिलुआ साहब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने बाकायदा कबूल किया था कि ये पैसे जो हैं वो अभिषेक आपको रोकेंगे। एक महत्वपूर्ण जो सवाल यहाँ पर जिसको हम थोड़ा दरकिनार कर रहे हैं, जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, ये पूरे मामला तो दिख रहा है कि बॉलीवुड फिल्म की तरह इसकी स्क्रिप्टिंग की गई, मगर सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है अभिषेक कि 7.5 लाख करोड़ से अधिक, 8 करोड़ के करीब, आखिर वो पैसे गए तो गए कहां? किसकी मिली भगत थी? वो पैसे एसीबी को मिले, वीरेंद्र राम को मिले? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां ये हो जाता है अभिषेक। सबसे बड़ा सवाल ही शारिफ यही है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो पैसे
बड़ा सवाल ये नहीं है कि यहाँ कितने पैसे मिले, बड़ा सवाल ये है कि जो पैसे मिले वो गए कहाँ, वो पैसे आखिर गए कहाँ। सवाल ये है भाई, 8 करोड़ रुपए, देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य है, खजाना खाली है, श्वेत पत्र सरकार ला चुकी है, और ऐसी स्थिति में झारखंड के लिए एक एक रुपया महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इस कोरोना के संक्रमण काल में किस तरीके से एक एक रुपए जमा करके और उसके बाद फिर सरकार लोगों तक मदद पहुंचा रही है, और ऐसी स्थिति में 8 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं। आप सोचिए कि 8 करोड़ रुपए कितने जीरो होंगे, मैं तो ऐसे बता भी नहीं सकता 8 करोड़ में, और 2 करोड़ 64 लाख दिखा करके और उसके बाद एसीबी वाहवाही भी लूट करके चली जाती है। जबकि उसी राज्य के लोकायुक्त जो है वो सवाल उठाते हैं कि भाई क्या, बहुत लॉजिकल सवाल है शारिफ, ये सोचने की बात है कि क्या सिर्फ 2000, 4000, 10,000, 15,000 रुपए वाले ही घूस लेते हैं? क्या कोई बड़ा अधिकारी घूस नहीं लेता? अगर बड़ा अधिकारी घूस लेता है तो वो पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्या सिर्फ छोटी मछलियां पकड़े जाने के लिए कि हाँ भाई एसीबी की पीठ थपथपाते रहो, छोटी मछलियों को पकड़ लो, और जो करोड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार करते हैं, 8 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं, वो बच के चले जाएंगे? 10-10 साल से लोग जो स्वर्ण रेखा परियोजना लूट का अड्डा, हम लगातार दिखाते रहे कि किस तरीके से अधिकारी स्वर्ण रेखा परियोजना में जमे हुए हैं कई साल से, और अब तो स्थिति यह है कि वो जल संसाधन विभाग का प्रमुख अभियंता बनने के भी सपने देखते हैं, और स्टिल देखिए वो बहुत आराम से ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब अगर भ्रष्टाचार पर इंटॉलरेंट है सरकार ने जो पास्ट में ये दिखाया है कि भ्रष्टाचार पर वो इंटॉलरेंट है, तो अब फिर से वो इंटॉलरेंसी दिखानी पड़ेगी। ये गलत हुआ है और इस गलत का जो इलाज है वो सरकार को करना पड़ेगा, चाहे गलत एसीबी ही क्यों ना करे, एसीबी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए ये सब एक सिस्टम है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उस सिस्टम का हिस्सा है, हम सब मिल करके सिस्टम बनाते हैं, और एसीबी वो सिस्टम है, तो यानी वो हमारे लिए जवाबदेह है अगर गलत हुआ। देखिए एसीबी से और भी कई सवाल है, सुरेश प्रसाद वर्मा के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, कई सवाल हैं उनके पास भी, आप सुनिए उन सवालों को। सब बहुत सारे आपके पास सवाल है एसीबी जी बिल्कुल, मेरे पास लेकर के आप रांची तक गए, कोई आपकी फरियाद नहीं सुन रहा? नहीं, मेरी फरियाद कोई भी नहीं सुना। ठीक है, मैंने कि सीएम साहब को भी पत्र लिखा है और उनसे भी फरियाद लगाई है कि भैया मेरे फादर के साथ जो है वो बहुत गलत हुआ है, मेरे फादर किसी जगह भी गलत नहीं है। तो डीजी साहब से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप जो है कोई भी ब्लेम लगा रहे हैं या कुछ भी आप बोल रहे हैं या कोई शिकायत दे रहे हैं आप, तो आप जो है उसका लिखित प्रूफ दीजिए। तो हम बोले भैया सर मेरे पास सारा कुछ प्रूफ है, आई हैव ऑल द आरटीआईज, मेरे पास सारे आरटीआईज हैं। एसीबी की तरफ से आपके मतलब क्या रुक रहा इतने आरोपों के बाद? एसीबी से आपने आरटीआई के तहत बहुत सारी जानकारी भी मांगी थी। हाँ, आरटीआई की तरफ मैंने बहुत सारी जानकारी मांगी थी, पर उन्होंने बोला कि आरटीआई का जो रूल है, उनका जो रूल है उसके अनुसार वो जवाब नहीं दे सकते हैं मुझे उन सब चीज़ों का, और उन्होंने बोला कि आप लोकायुक्त के थ्रू आइए, ऐसा कुछ नियम है उन लोग का। अच्छा, आप एक चीज शारिफ, एक बात मैं बताना भूल गया, अभी इनसे बात हो रही है तो मुझे याद आया, आप इनकी मेहनत का अंदाजा एसीबी को लेकर के इन्होंने कितनी मेहनत की है, गलत हुआ इसका एक और उदाहरण देखिए कि जितनी बड़ी टीम इस रेड में शामिल हुई थी, शायद कोल्हान में इससे पहले इतनी बड़ी टीम ने किसी रेड में हिस्सा नहीं लिया। इन्होंने ही मुझे ये बात बताई, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जब मैंने पूछा कि आपको कैसे पता, तो इन्होंने कहा भैया इतने दिनों से मैं इसी में तो नाक घसड़ रहा हूं। आप सुनिए, खुद सुनिए। मैं जमशेदपुर टीम के बारे में बोल रहा हूँ कि जमशेदपुर टीम इतनी बड़ी टीम, 14 मेंबर्स की टीम जो है वो इस पर्टिकुलर ईयर में किसी भी केस में इतनी बड़ी टीम नहीं थी। इस टीम के आपको मैं पोस्टर दिखाऊंगा, उसमें ये जो टीम भी बनी है ना, ये फादर के अरेस्ट के बाद बनी है। अच्छा। इसका प्रूफ मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि जो उसमें सिग्नेचर किया गया है जिस पोस्टर में, उसमें विकास कुमार मिश्रा अपना साइन करके और उसका साइन काट दिया है। अच्छा। जो आया था वो उसका साइन करके उसमें साइन काट दिया है मिश्रा, जबकि वो टीम का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपका जो भी ये काम हो रहा है, ये पूरी टीम पूरी एसीबी को मालूम है, और किसी से भी साइन करा रहे हैं आप, टीम बाद में बना रहे हैं। और जब एसपी साहब ने नागेंद्र कुमार मंडल को ये बात बोली कि जो कंप्लेन करता है उसमें जो भी वो एप्लीकेशन में बात दिया है, उन तथ्यों की जांच करके आप मेरे को प्रतिलिपि सौंपिए। ठीक है, तो क्या उन तथ्यों की जांच हुई? क्या विकास कुमार शर्मा जो पापा के अगेंस्ट में कंप्लेनर है, उसने जो बातें अपनी शिकायत पत्र में लिखी हैं वो सारी बात सच है? क्या वो टेंडर वैल्यू 11,54,000 था? क्या उसका बिल वैल्यू 7 लाख रुपए था? क्या उसको उसकी मां ने अधिकृत किया था? वेयर इज द प्रूफ? क्या मेरे फादर ने डिमांड किया? कहाँ है प्रूफ? आप मुझे 10 दिन दौड़ा रहे हो सिर्फ एक एफआईआर देने के लिए, और लास्ट में मुझे कोर्ट से एफआईआर का कॉपी निकालना पड़ता है। आप मुझे मेरे फादर को अरेस्ट करके ले गए, मेरे को तो हमको 10 दिन बढ़ा के रखे हो आप एसीबी में। आईटी डिपार्टमेंट से आप बात करने नहीं दे रहे हो मुझे। आईटी डिपार्टमेंट के
जो मेंबर्स आए थे वो मुझे से बात करने की कोशिश की है, वहाँ मुझे बात करने नहीं दे रहे हो। एसपी साहब का ऑफिस यहाँ पे है पर वो बैठते नहीं है। अच्छा, इन सब के दौरान क्या आपने वीरेंद्र राम से एक बार भी मिलने की कोशिश की? इन सब चीजों को लेकर के आपको लगा कि उनकी तरफ से भी कुछ मैंने जिस दिन ये 14 तारीख को ये रेड हुई थी, मेरे फादर अरेस्ट हुए थे और मम्मी ने रात को फोन किया और 15 तारीख को मुझे सब मतलब 14 तारीख को रात को मालूम चल गया। 15 तारीख को मैं सुबह सुबह वीरेंद्र राम के घर गया था, ठीक है। वहाँ जाके मैंने उन मतलब दरवाजा खटखटाया, काफी नॉक किया उनका। मेरे को तो सिर्फ यही मालूम था कि E2 बंगलो नंबर जो है वो वीरेंद्र कुमार राम का है। E2 भी है, E3 भी है, ये 2 बंगलो है यहाँ पे। तीन बंगलो है इनका, ग्रीन सिटी में 3 है। एक उनके फादर के नाम से है और एक पति पत्नी दोनों के नाम से और एक वीरेंद्र राम के नाम से। 3 बंगला? हाँ, यहाँ पे 3 है, डुप्लेक्स है। इनका बातचीत के दौरान हमको तो ये भी पता चला कि इनका दिल्ली में भी इनका घर है, नोएडा में, और रांची अशोक नगर में है। पता नहीं कितने जगह प्रॉपर्टी बना के रखे हुए। हाँ, नोएडा में भी इनकी। हाँ, और क्योंकि बीच बीच में जब कभी बातचीत होती थी तो कभी काफ़ी दिन हो गया, इतने दिन के बाद आप क्यों आए? अरे दिल्ली चले गए थे ना, बेटा वहाँ रहता है नोएडा में। इस तरह से करके वो अपना बताती। तो आप समझिए शारिफ कि एक अभियंता, सरकारी नौकरी वाला, रांची से लेके जमशेदपुर में 3 फ्लैट, रांची में फ्लैट, नोएडा में फ्लैट और पता नहीं कहां कहां प्रॉपर्टी है। बातचीत में ये बाकायदा ये अपने तरफ से नहीं बोल रही, जाहिर सी बात है एक घर में अगर रहते थे तो ये सारी बातें सामने आती थी। तो अब आप सोच लीजिए कि खेल कितना बड़े पैमाने पर चल रहा है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो कार्रवाई सरकार के लिए आसान नहीं होने वाली है, लेकिन क्या अभी भी सरकार कार्रवाई करेगी, ये परिवार उम्मीद करे? सरकार का ही पक्ष लेते हैं। विनोद जी, आपका रुख करेंगे। विनोद जी, जिस तरह से एसपी वर्मा साहब के बेटे ने जो दस्तावेज जुटाए हैं, जो दस्तावेजों की हम बात कर रहे हैं, वो दस्तावेज उनकी आरोपों को बल दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण सवाल है कि सवाल तो जांच ये करना है कि एसीबी की भूमिका क्या है, वीरेंद्र राम की भूमिका क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि 8 करोड़ रुपए गए तो गए कहां? नहीं, देखिए सारिफ जी, 2-3 सवाल अभी अभिषेक जी की बातों से सामने आई है। एक बात तो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार हुए हैं, पैसे भी मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपके द्वारा ये बताया जा रहा है और वर्मा जी के तरफ से ये बताया जा रहा है कि 10 करोड़ का मामला है और दिखाया जा रहा है 2 करोड़ 64 लाख रुपया। 64 लाख, जी। तो ये बाकी के पैसे कहां गए, सवाल ये उठता है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात सामने आने बाकी है। और जहां तक वर्मा जी का सवाल है कि उन्होंने बहुत जगह पे गुहार लगाई, माननीय मुख्यमंत्री से भी उन्होंने गुहार लगाई है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं, जो लोग इस मामले में शामिल हैं, वो कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। और जो लोग इस मामले में जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ पूरी तरह से न्याय होगी और ये मैं आपके माध्यम से विश्वास दिला सकता हूं। चलिए, बहुत बड़ी राहत आप दे रहे हैं उस पीड़ित परिवार को। जिस तरह से आपने कहा कि कार्रवाई होगी और जो निर्दोष है, जिन पर आरोप लगा, अगर जांच में वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको बड़ी राहत दी जाएगी। प्रदीप सिन्हा जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरे राज्य में बेलगाम होगा जिस वजह से भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर होते हैं। आपने भी पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया, अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पाए लगता है। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो एसपी वर्मा जी और उनके बेटे जो अपना पक्ष रख रहे हैं, तो इस राज्य के जनता ने ये देखा है कि इंजीनियरों को कारनामों के कारण किस किस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और कई इंजीनियर आज भी या तो फरार हैं या फिर जेल में हैं। तो इसलिए मामला संदेहास्पद हो सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उनके बेटे कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, डीजीपी को दिया, जो सिस्टम के हिस्सा हैं, सभी जगह गए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कांग्रेस के लोग और जेएमएम के बैठे हैं, चूंकि सरकार उनकी है, तो वो तो भरोसा दिलाएंगे कि न्याय मिलने वाला है। लेकिन अगर जैसा कि उनके पुत्र कह रहे हैं कि हमको अभी तक कहीं से न्याय नहीं मिला, तो मैं समझता हूं कि अगर एसीबी का अधिकारी रेड में जाता है और पैसे गायब करने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्डिंग हुई हैं, तो मुख्यमंत्री जी को सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से एसीबी के जो डीजी उनको आप तलब कीजिए
सारे रिकॉर्डिंग्स मंगाइए, देखिए और क्या कुछ सच्चाई है, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। और जो वीरेंद्र राम जी हैं निश्चित रूप से इस चीज में पूरे प्रकरण में एक हिस्सा है वो भी, तो उनको सीधा सीधी मैं समझता हूँ कि उनको बरी नहीं किया जा सकता। इसलिए उनकी भी थोड़ी जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। और पैसे अगर उस रूम में उनके भतीजे उस रूम में रहते थे तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि आखिर पैसे किसके हैं। तो कहीं ना कहीं मामला बहुत उलझा हुआ है। और जिस तरह से देखिए, एक तो प्ली लेते हैं हम अपने इग्नोरेंस होने का और साथ साथ हमारी कोई भूमिका नहीं है, तो वो सुरेश प्रसाद वर्मा उनके बेटे रख रहे हैं। लेकिन इस बात को इस बिना पर खारिज कर देना कि उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि राज्य में इंजीनियरों के कारनामों से कई बार राज्य ने देखा है कि भ्रष्टाचार किस तरह से किया जाता है और राज्य के खजाने को किस तरह से चपत लगाया जाता है। आपके लिए सवाल है। हाँ अभिषेक, सवाल है शायद आपके पास। हाँ नहीं, सवाल नहीं है, मैं सवाल है, लेकिन मेरा प्रदीप जी से सवाल नहीं है, मेरा पूरे सिस्टम से सवाल है। देखिए, एक गाना बड़ा फेमस सा है कि भाई सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। ये तो एसीबी जब खुद भ्रष्टाचार करे और उसकी जांच का जिम्मा भी अगर एसीबी को दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट कितना सामने आएगा ये शारिफ आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं, और एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं। तो अब जरूरत यह है कि एसीबी को यह जांच न दे करके किसी निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से इस मामले की जांच करवाई जाए। पहले या तो लोकायुक्त से जांच करवाई जाए जो किसी भी तरीके के प्रेशर में ना आ सके। और इस पर सबसे बड़ी चीज है, देखिए, एक प्रताड़ित किस तरीके से एक परिवार होता है। आपको मैं उदाहरण दे देता हूं। ये महिला हमारे साथ बैठी हुई है, जैसा कि ये बता रही थी। मैंने फिर दर्शकों को फिर दिखा रहा हूं कि आप देखिएगा कि इनके कान में कोई बाली है, ना इन्होंने नाक में कोई आभूषण पहना है। ये सब एसीबी वाले लेकर के चले गए। इनके बटुए में 10 रुपए का एक नोट था, वो भी एसीबी लेके चली गई थी। आप सोचिए कि इन महिला पर क्या गुजरी होगी अगर इन्हें अगले दिन 5 रुपए का नमक भी खरीदना होगा तो इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। मानसिक प्रताड़ना की आप स्थिति देखिए। और ये महिला खुद सुनिए कि प्रताड़ित कैसे हुई है। इस प्रताड़ना की भरपाई तो जाहिर सी बात है कोई नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यही है कि इनको इंसाफ तो हम दिला सकते हैं। प्रताड़ना की कहानी सुन लीजिए। जब मेरे पति गिरफ्तार हुए तो उस वक्त क्या, मैं तो अकेली महिला थी, तो उस वक्त तो मेरे ऊपर क्या गुजर रहा था मैं अभी बयान भी नहीं कर सकती उस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को सहते सहते अभी 9 महीने बीत चुके हैं। तो मेरे आज ये स्थिति है कि जो मेरा घर के भाड़ेदार लोग थे वो भी सब खाली करके चले गए और हमारे पास कोरोना की वजह से कोई मददगार भी नहीं पहुंच सकता है। और मेरा अकाउंट सीज कर दिया गया एसीबी की तरफ से, वहाँ से हम 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। आज तक नहीं निकाल सकते। अभी 24 जून को एक रिलीज हुआ है, उसके बाद फिर बार बार पे करने पर मेरा अभी अकाउंट रिलीज हुआ है, लेकिन इस बीच हमको कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल सकता था। और जब हम लोग बोलते थे एसीबी को कि आप मेरा अकाउंट रिलीज करवाइए, तो उस समय उन लोग बोलते थे कि आप कोर्ट में जाइए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है कि आप कोर्ट से रिलीज। आज जब मेरा कोर्ट में केस चल रहा है तो अब इन लोग बार बार हम लोग को तंग कर रहे हैं कि आप लॉकर खुलवा लीजिए। पता नहीं उन लोग को क्या लगता है कि लॉकर में मेरे पास क्या रखा हुआ है, प्रेशर आ रहा है। सरकार आपको सुन रही है, सरकार आपको सुन रही है, सरकार से आप क्या अपेक्षा? और 11 डेट हम कोर्ट में केस किए हुए हैं इस मामले में, और अपना सारा हम कागज। अब सब चीजों को भूल जाइए। सरकार आपको सुन रही है, कैमरे के सामने, जनता आपके सामने है, सरकार आपके सामने, आपकी अपील क्या है सरकार? अब कोर्ट में केस है मेरा, 11 डेट पड़ चुका है, लेकिन एसीबी की तरफ से रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है। इसकी वजह से मेरा मामला लंबित है और मेरा अकाउंट मतलब ये लॉकर नहीं खुला जा पा रहा है। उन लोग जब दबाव बना रहे हैं तो हम एक तरफ कोर्ट में जाएं, दूसरी तरफ इनके दबाव में आकर के हम अपना लॉकर खुलवाएं, तो हम बस फंस जाएंगे बीच में। हाँ, और हम खुद जब हमारे साथ गलत हो रहा है, मेरे पति जो 9 महीना से जेल में, 4 महीना तो जेल काट के आए, उसके बाद आज जब ये वापस आ गए हैं तो अभी तक इनका सस्पेंशन रिवोक नहीं हुआ है। उसके लिए दौड़ लगा के आप समझिए इस बात को कि अगर इनको 5 रुपए का अगर नमक भी खरीदना है तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आप प्रताड़ना की स्थिति समझिए शारिफ। इनके बेटे भी हैं हमारे साथ, कितने मेंटल ट्रॉमा से ये परिवार गुजर रहा है, ये सुनना बहुत जरूरी हो जाता है शारिफ। और सरकार आपको सुन रही है। देखिए, सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, सियासत अलग है आज, लेकिन सब इस मुद्दे पर एकजुट है। क्या अपील है?
मेरी अपील यही है कि मेरे फादर का जो जांच है, जो भी मेरे फादर के ऊपर ब्लेम लगाया गया है, उसको एक अच्छी एजेंसी से जांच करा के, जो भी जिसके ऊपर प्रेशर नहीं है, जो सक्षम है इसके लिए, उससे जांच करा के, और मेरे फादर का जो एविडेंस हम दे रहे हैं कि मेरे फादर निर्दोष हैं, उसकी जांच करा के और मेरे फादर को निर्दोष बताया जाए। ठीक है, वो जांच करवाएं, निर्दोष हैं तो ठीक है, नहीं है तो सजा दीजिए। जी जी, ठीक है, वो उनकी मामला है। बहुत प्रैक्टिकल बात। दूसरा नंबर बात है कि मेरा जो भी उनका भी मामला आना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मगर अभिषेक, इस पूरी चर्चा में एक चीज तो तय है कि रात में आपको नॉवेल पढ़ने और फिल्म देखने की आदत है, मुझे पता है, मगर ये कहानी देखने के बाद, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद आज आपको फिल्म देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी है। प्रदीप जी हमारे साथ है, कुछ कहना भी चाह रहे हैं और प्रदीप जी से हमारा आग्रह भी रहेगा। प्रदीप जी, जैसे अध्यादेश के मामले पर, मास्क लगाने के मामले पर सरकार पर आप नजर बना के रखते हैं, कि आपकी नजर इस पूरे मामले पर सरकार पर रहेगी? नहीं, बिल्कुल। मैं कहना चाह रहा था, अभिषेक जी की जो रिपोर्टिंग आ रही थी मैं सुन रहा था, जब भी कहीं भी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ गुप्त सूचना मिलती है और एजेंसियां रेड करती है, तो उस घर के सदस्यों का भी अकाउंट सील किया जाता है। तो ये कोई मतलब अलग से केस नहीं है कि सिर्फ जानबूझ के कोई किया गया हो, अकाउंट फ्रीज किया जाता है। उसके अलावे जो लोग जाते हैं वहां पर तो एक जब्ती सूची बनाते हैं कि कौन कौन सा चीज किस परिवार के सदस्य से लिया गया, तो सारी चीजें जब्ती सूची, सीजर लिस्ट एक एसीबी के पास होगी, एक इनको भी दी गई होगी। इसलिए इस तरह से इसको नहीं चित्रित किया जा सकता है कि ये परिवार पीड़ित है। मैं मानता हूं कि आप एक पक्षकार हो सकते हैं इस पूरे मामले में, पक्षकार हैं आप, और वीरेंद्र राम भी एक पक्षकार हैं, तो दोनों अपनी बातें रखेंगे। लेकिन अभी मामला एक तरफा है, चूंकि कैमरे के सामने ये आए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। वीरेंद्र राम जब सामने आएंगे, वो क्या कहते हैं, ये ज्यादा मैं समझता हूं कि उत्सुकता से जानने सुनने की बात होगी। राजीव जी, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से, चाहे वो जेएमएम ने या फिर आपने जिस तरह से बातें कही है, एक उम्मीद की किरण फूटी है कि इंसाफ मिलेगा, भ्रष्टाचार का जो बड़ा मामला हुआ उसका खुलासा होगा। देखिए, निश्चित रूप से पहले जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, खास करके मैं पिछली सरकार के कार्यकाल के बारे में अब ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा, क्योंकि एक मामले विशेष पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये मामला सब जुडिस है। इसमें जो भी बिंदुवार ढंग से हम लोगों ने चर्चा को सुना है, उन तमाम पहलुओं पर सरकार की भी नजर है। एजेंसी जरूर, व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी एजेंसी पर ही उंगली उठा दिया जाए। तो ये सरकार की तरफ से मैं इतना जरूर आश्वस्त करूंगा कि उसको हेड करने वाले व्यक्ति की मंशा क्या होती है और हम उसको किस रूप में काम में लेते हैं। और तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार से कोई समझौता होने वाला नहीं है। जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी। बिल्कुल। विनोद पांडे जी से फाइनल कमेंट लेंगे। विनोद जी, लगातार आप ये कहते आए हैं पूरे प्रोग्राम में कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। फाइनल कमेंट आपका। देखिए सारिफ जी, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने और इस सरकार ने अपने आप को साबित किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस मामले में जो लोग भी निर्दोष होंगे उनको न्याय मिलेगा और जो लोग दोषी होंगे उनके साथ में पूरी तरह से सख्ती के साथ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लोगों के सामने लाने का काम किया, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों ने बहुत से साक्ष्य, बहुत से क्लू सरकार के सामने और जांच एजेंसियों के सामने रखा है। निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा इस पूरे प्रकरण में। चलिए, हमें भी उम्मीद है विनोद जी की न्याय होगा। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले को प्रकाश में लाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां, इनपुट्स देने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जिस तरह से इस मामले पे गंभीर नजर आ रही है, जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और सारी चीजें सबके सामने आ जाएगी कि असल आरोपी कौन और कहां गए 8 करोड़ रुपए। आपका शुक्रिया भारती। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े थे। प्रदीप जी, आपका भी शुक्रिया। राजीव जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण टाइम हमें दिया, वक्त हमें दिया। तो हम बात कर रहे थे एसीबी पर सवाल, जो सवाल उठाए थे एसपी वर्मा के परिजनों ने कि किस तरह से जांच हुई, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई कुछ दिखाई गई और हुआ कुछ। हालांकि सरकार की तरफ से जो बातें आई हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और तमाम चीजें सबके सामने होगी। तो मेरे साथ आज के इस विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।